आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहती हूँ, वेलकम करती हूँ। आज पहली मर्तबा मेरे शो में सीनियर जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट और ब्लॉगर भी हैं जनाब शकील चौधरी साहब शरीक हो रहे हैं। सबसे पहले शकील चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त। थैंक यू वेरी मच। आई एम सॉरी कि मैं पहले नहीं आ सका, थोड़ी सी मेरी वो डिस्टरबेंस थी नींद की। तो आई होप विल हैव अ गुड कन्वर्सेशन। जी जी जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला। और शकील साहब, आप बहुत जबरदस्त बात करते हैं मुख्तलिफ मौजुआत पर। और अक्सर हम लोग, काफी लोग ऐसे हैं कि जो बात करते हैं खासतौर पर इस रीजन में, और फिर इंडिया पाकिस्तान की हालात पर और डेवलपमेंट्स पर और जो होता रहता है। देखिए, आज मैं आपसे पहला सवाल तो ये करना चाहूंगी सर। अभी ये इंटरसेप्ट की तरफ से एक टेक्स्ट सामने आया जिसमें ये कहा गया कि जो एक साजिश रजीम चेंज की बात थी, उस पर बड़ी बातें हुई, हमने बहुत देर तक डिबेट्स की, लेकिन अब वो टेक्स्ट सामने आया जिससे पता चला कि जी अमेरिका में ये कहा गया था एम्बेसडर की तरफ से कि जो इमरान खान है उनकी नो कॉन्फिडेंस वोट जो है उसको कामयाब होना चाहिए, कामयाब हो जाता है तो हम सब कुछ माफ कर देंगे वगैरह इस तरह की चीज। सर, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि क्या अ, हाँ, कभी किसी कंट्री के लिए कोई दूसरा कंट्री इस तरह कहता है, उसको जरूरत होती है? और दूसरी ये भी बात कि अगर ये बात सच है तो हमारे हमसाया ममालिक में अगर हम चले जाएं, इंडिया ने कितना तेल लिया रशिया से, लेकिन उनकी तरफ वो आंख उठा के भी नहीं देख सकते। जबकि अगर हमारा वजीर आजम रशिया का दौरा करने का उस टाइम में फैसला करता है तो वो बात इस हद तक जाती है। सर, इसके ऊपर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? जी आलिया, बिल्कुल ये दुरुस्त बात है कि इकोनॉमी जो है ना उसको हमने निगलेक्ट किया और आज हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगत रहे हैं। तो किसी ने कहा था इट इज इकोनॉमी स्टूपिड, तो वो बात हमें आज तक समझ नहीं आई। तो जब तक आपकी इकोनॉमी मजबूत नहीं होगी उस वक्त तक आपकी सॉवरेंटी, आपकी इंडिपेंडेंस जो है वो मुकम्मल हो नहीं सकती। तो हमने अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमी को हर तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जो अपॉर्चुनिटीज भी हमें मिली उसको भी हमने जाय किया। और इमरान खान साहब ने मेरा ख्याल है इस मसले को वैसे भी बहुत ही पोलिटिसाइज किया। और अम्बेसडर साहब भी परेशान थे, मुझे किसी ने बताया अमेरिका ही में कि वो भी नहीं चाह रहे थे कि इस तरह से पोलिटिसाइज हो ये। तो उन्होंने इसको पोलिटिसाइज किया और उन्होंने कहा भी, जैसे वो आ रही हैं ऑडियो टेप्स के, इसको हमने खेलना है, मुल्क का नाम नहीं लेना। फिर मुल्क का नाम भी ले दिया। तो इस लिहाज से डिप्लोमेटिक जो नाइसिटीज हैं, इंट्रिकेसीज हैं, उसका भी उन्होंने ख्याल नहीं रखा। और अब लगता है कि उसकी वजह से कुछ उनको मुश्किलात का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन बेसिक वजह वही है कि अगर हमारी इकोनॉमी मजबूत हो तो फिर हमें इस तरह की जो लैंग्वेज है वो किसी भी मुल्क से सुनने को नहीं मिलेगी। जी। सर, ये जो इकोनॉमी की बात हम कर रहे हैं, तो जो हमारा हमसाया मुल्क, बिल्कुल साथ का मुल्क, बॉर्डर से बॉर्डर जुड़ा हुआ, आप हाथ बढ़ाएं वहां से सब कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन हमने उनसे ट्रेड तक स्टार्ट नहीं की। इंडिया की जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो कि डेली बेसिस पे खबरें आ रही होती पूरी दुनिया में, तो वो कहते हैं कि जी ये जो है, ये डेवलपमेंट की बात जो है ये क्यों हो रही है। लेकिन क्या इतना बड़ा गैप, इतना बड़ा फर्क वो कंट्रीज, हम सिर्फ दो की भी बात कर लें, इंडिया और बांग्लादेश, तो कहाँ पहुंचे हुए हैं, हम कहाँ पर हैं? आपसे क्योंकि मेरी कभी इस टॉपिक पर बात नहीं हुई, लेकिन मैं आपके व्यूज जानना चाहूंगी कि क्या आप इस पे कहना चाहेंगे, क्या वजह है? जी, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, सोशल मीडिया पे तो लोगों को पता चलता रहता है इन चीज़ों का, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया हमारा अब भी जो है वो कोशिश उसकी यही होती है कि लोगों को खबर ना होने दी जाए कि इंडिया कितना डेवलप हो गया है, कितना आगे निकल गया है। तो उनका फोकस इसी पे होता है कि इंडिया को गरीब साबित किया जाए, ये साबित किया जाए कि वहाँ पे बहुत से लोग हैं जो सड़कों पे सोते हैं और वहाँ पे टॉयलेट नहीं है। और उसमें मसला ये आता है कि हमारे यहाँ कई दफा मैंने कहा कि हम 25 करोड़ का मुल्क हैं और एक भी हमारे यहाँ एकेडमिक एक्सपर्ट नहीं है इंडिया पे। तो क्या हम जहालत की बुनियाद पर इंडिया का मुकाबला करना चाहते हैं? अब अमेरिका और सोवियत यूनियन की जब कोल्ड वार चल रही थी तो उसमें कितनी वो तवज्जो देते थे एक दूसरे के मुल्क को समझने के लिए। सोवियतालोजी एक बाकायदा सब्जेक्ट होता था अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में, कि वो इनकरेज करते थे कि जो उनके जहीन तलबा हैं वो सोवियतालोजी की तरफ जाएं, रशियन लैंग्वेज सीखें, रशियन कल्चर को समझने की कोशिश करें, सोवियत पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करें। और जब स्पुतनिक उन्होंने छोड़ा, जो पहला मैन मेड सैटेलाइट था, तो उन्होंने अपनी टीमें भेजी कि सोवियत्स जो हैं वो कैसे इतना आगे निकल गए हैं, इतना डेवलप हो गए हैं।
तो उनको ये पता चला कि सोवियत सिस्टम में उनका जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें मैथ और फिजिक्स पे बहुत जोर था। तो हमने इंडिया की जो स्पेस डेवलपमेंट है उससे कुछ सीखने के बजाय हमारे उस वक्त के साइंस के मिनिस्टर थे, उन्होंने मजाक उड़ाया कि उनका ये क्या काम था और उनका जो है ये मिशन नाकाम हो गया। हालांकि नासा तक ने अप्रिशिएट किया कि उन्होंने जितने खर्चे से हमने किया था उससे शायद 10 गुना कम खर्चे पे उन्होंने ये किया। एंड वो क्या कहते हैं, गिरते हैं शाहसवार ही मैदान जंग में। तो आज उनका कल नाकाम हुआ, आज हो सकता है कामयाब हो जाए, लेकिन उन्होंने एक एफर्ट की। तो हम क्यों नहीं वो एफर्ट कर पा रहे, हम क्यों पीछे रह गए हैं? हमारे यहाँ उस तरह के इदारे क्यों नहीं है जिस तरह के इंडिया में हैं? आईआईटीज की बात होती है, फिर आईआईएम्स है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वो 60s में शुरू हो गए थे बनने और आईआईटीज 50s में शुरू हो गए थे। और हमारे यहाँ जो है, मैं हैरान था, मैंने इंटरव्यू किया जनरल असद दुरानी का, तो वो ये कह रहे थे कि 5 आईआईटीज हैं। हालांकि वो बड़े बाखबर आदमी हैं, आपको पता है कि वो एमआई के चीफ रहे, फिर वो आईएसआई के चीफ रहे, फिर एम्बेसडर रहे, पढ़ते पढ़ते लिखने वाले आदमी हैं। इसके बावजूद उनकी इंफॉर्मेशन इतनी पुअर थी कि वो कहते हैं जी 5 आईआईटीज हैं। तो मैंने उनको बताया जी 20 से ज्यादा हैं। तो एक इतना बाखबर आदमी भी इतना बेखबर हो सकता है इतने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से। तो इसी तरह से रोहिदाद खान, हमारे जो सीनियर मोस्ट रिटायर्ड वो हैं ब्यूरोक्रेट, उन्होंने मुझे बताया कि मुझे ये नहीं पता कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का कोई एग्जिट भी हुआ था, कोई एक्सोडस हुआ था। सो इस तरह की जब चीजें आपको सुनने को मिलती हैं, हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं हारून रशीद, उन्होंने एक दफा दुनिया टीवी पे कहा कि इंडिया की 40 रियासतों में अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं। हबीब अकरम जो उनके साथ थे, उन्होंने कहा सर 40 जिले होंगे, 40 रियासतें नहीं होंगी। तो वो कहते नहीं नहीं, मेरा होमवर्क इतना भी खराब नहीं है। और उस वक्त इंडिया में 29 रियासतें थी और उन्होंने 40 रियासतों में अलहदगी की तहरीकें चलवा दी। तो इस तरह का होमवर्क हमारा होता है, तो उसमें क्या एनालिसिस होगा और कितना एक्यूरेट होगा, यू कैन इमेजिन। ये सब जो होता है, इसमें हम जानते हैं कि खास नैरेटिव चलता है और चलता चला आ रहा है, कई 75 साल नहीं तो 50 साल से तो चल ही रहा होगा। अच्छा, ये नैरेटिव इसलिए है कि क्योंकि हम उनके बराबर नहीं है। मेरा ये ख्याल है, आप इस पे डिसएग्री कर सकते हैं, क्योंकि हम बराबर नहीं है और हम मुकाबला नहीं कर सकते, तो हम कहते हैं कि झूठ झाट बोल के और गलत मलत दिखा के तो चलो कुछ एक बड़ा वो जो चंक है उसको तो बेवकूफ बनाया जा सकता है, हमेशा से बनाया हुआ है, तो इट्स ओके, हम इसमें से निकल सकते हैं, इसका या निकल जाएंगे, पतली गली से निकलने वाला मामला। आप भी इसको ऐसे ही समझते हैं या आपके ख्याल में कुछ और है? जी, एक हमारे एम्बेसडर साहब हैं, वो इस तरह की बात करते हैं कि आज हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, ये कल हल हो जाएंगे। तो मेरा क्वेश्चन उनसे ये होगा कि भाई ऑप्टिमिज्म अच्छी चीज है, लेकिन ऑप्टिमिज्म की कोई बुनियाद भी होनी चाहिए, कोई बेसिस भी होनी चाहिए। ऑप्टिमिज्म विदाउट फाउंडेशन, विदाउट एनी बेसिस इज स्टुपिडिटी। तो भाई आपने क्या क्या तैयारी की है? आप कर्जे पे आप जी रहे हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल कहा कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आईएमएफ के साथ हमारा एग्रीमेंट हो गया, नहीं तो ना हमें दवाएं मिलती ना हमें पेट्रोल मिलता। तो भाई इन हालात में उम्मीद की किरण है तो कहां से है वो ऑप्टिमिज्म, कहां से आ रहा है? और अभी हमने जितने कर्जे जो हैं उनकी जो डेट सर्विसिंग जिसको कहते हैं वो पैसे देने हैं, वो कहां से आएंगे? दे डोंट वांट टू फेस दीज टफ क्वेश्चंस। वो ऑप्टिमिज्म है उनमें एंड दैट ऑप्टिमिज्म हैज नो बेसिस। तो मैं तो नहीं समझता कि इस ऑप्टिमिज्म, जब तक कि आप एक पैराडाइम शिफ्ट नहीं करेंगे, पॉलिसी को चेंज नहीं करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से कोई ऑटोमेटिकली कोई इंप्रूवमेंट आने वाली है। वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी सुराख में गड्ढे में गिर जाएं तो उसको स्टॉप डिगिंग एटलीस्ट, पहला स्टेप ये है। तो हमने तो वो जो है ये भी नहीं किया, हम तो गड्ढे में हैं और हम मुसलसल उसको खोदते जा रहे हैं। हमारे बहुत बड़े बड़े जो एम्बेसडर्स, रिटायर्ड एम्बेसडर्स, फॉरेन सेक्रेटरीज, रिटायर्ड प्रोफेसर्स, वो उनको कंफर्ट जोन अपना इतना अजीज है, वो कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते जिससे कोई शख्स भी अनकंफर्टेबल फील करे, कोई नाराज हो। तो इसका नतीजा यही है कि भाई ठीक है, वो तो बड़े कंफर्ट में है, अच्छी अच्छी नौकरियां उनको रिटायरमेंट के बाद भी मिल जाती हैं और वो पेंशन भी अच्छी मिल जाती है, इज्जत भी है मुआशरे में, टीवी शीवी पे भी आ जाते हैं।
तो क्या जरूरत है उनको भेड़ों के छत्ते में हाथ डालने की, अनकंफर्टेबल बात करने की। ठीक, लेकिन क्या आप को नहीं लगता कि अब इस इरा में, अब जिस पॉइंट पर हम पहुंच चुके हैं, तो हमारे वो नौजवान या वो लोग जो कभी इससे बेवकूफ बना करते थे इस नैरेटिव से, अब उनकी आंखें भी खुल चुकी हैं। अब ये मुश्किल है कि ये वाला आप बयानिया ज्यादा देर तक चला सके। तो अगर नहीं चला सकेंगे तो क्या होगा कुछ बदलाव? क्या ये समझ में आने की आप समझते हैं कि कुछ ऐसा? उसमें बात यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्राइवेटली आपसे मिलते हैं तो आपसे एग्री करते हैं, लेकिन पब्लिकली वो बात करने के लिए तैयार नहीं होते। दैट इज अनदर ट्रेजेडी दैट वी हैव। एक एम्बेसडर साहब हैं, वो मुझे एक दफा कह रहे थे कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने कहा सर आप आए मेरे शो में आए। नहीं 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 नहीं, ये नहीं मैं कर सकता। इस तरह के जो मसाइल है ना, इसी तरह का एक मुझे वाकया जिया जलंधरी साहब ने सुनाया, जो हमारे एक ब्यूरोक्रेट थे, कि 60s में अयूब खान के दौर में हमें फिक्र हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान फासले बढ़ रहे हैं। तो हमने एक नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल बनाई कि हम सेमिनार करवाते थे, डिस्कशंस करवाते थे, तो किस तरह से इन दोनों हिस्सों को करीब रखा जाए। तो उसमें हमने प्रोफेसर अहमद हसन दानी को बुलाया और उन्होंने बड़ा लच्छेदार लेक्चर दिया, खूबसूरत, और ये कहा कि कोई खतरा ही नहीं है अलहदगी का, ये तो दोनों भाई हैं, ये है वो है। तो मैं बड़ा खुश उनके पास गया। मैंने कहा प्रोफेसर साहब, यू हैव पुट ऑल आवर फियर्स टू रेस्ट। तो आपने बड़ा अच्छा, वो कहते हैं मिस्टर जलंधरी, दिस वाज माय पब्लिक पोजीशन। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा जी क्या मतलब? क्या था? हाँ, माय प्राइवेट ओपिनियन इज डिफरेंट। उसने कहा जी क्या मतलब? कहते हैं कि ये दोनों हिस्से जो है ना, ये इकट्ठे नहीं रह सकते। तो मैंने कहा जी फिर व्हाट काइंड ऑफ टाइम फ्रेम डू यू हैव इन माइंड? कहता ज्यादा से ज्यादा 25 साल, और आपकी हमाकतों से ये वक्त जल्दी भी आ सकता है। तो ऐसे लोग जो समझते हैं हालात को, जिनको अंदाजा होता है कि क्या मुश्किलात हैं और क्या तब्दीलियां जरूरी, वो बोलते नहीं हैं। उनको अपना कंफर्ट जोन अजीज होता है, वो मीठी मीठी बातें करते हैं। जो कड़वी बात करता है उसको कहते हैं ये गद्दार है। सो दिस इज वेरी इजी। उनको कहते हैं कि जी पाकिस्तान ने आपको बहुत कुछ दिया है, आप पाकिस्तान के नैरेटिव को प्रमोट करें। भाई आपने जो नैरेटिव बनाया है, इसको आप पाकिस्तान का नैरेटिव कह रहे हैं, इसको डिबेट ही कर लो कम से कम। वाई आर यू अफ्रेड ऑफ द डिबेट? आपका नैरेटिव अगर मजबूत होगा तो दूसरे को डिफीट हो जाएगी। तो लेट द पीपल डिसाइड कि किसके नैरेटिव में कितनी जान है। आप जो हैं, अब हमारे वो आपको पता है ना, अब्दुल बासित साहब ने एक व्लॉग बनाया था, तो अब वो यही कहते हैं कि जी पाकिस्तान के नैरेटिव को प्रमोट करो। ओ भाई हाँ, कहते हैं क्रिटिसिज्म अच्छी चीज है, लेकिन क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। तो क्वेश्चन ये है कि आप ने कब किया है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म? कहते हैं हम करते हैं। भाई कहां करते हैं आप क्रिटिसिज्म? आप तो कहते हैं मोर ऑफ द सेम, कि वही पॉलिसी जो हम 60-70 साल से लेके चल रहे हैं उसी को लेके आगे चलो। तो भाई किसने कहा था? आइंस्टाइन ने गालिबन कहा था कि जिस माइंडसेट के साथ आपने एक प्रॉब्लम क्रिएट किया है, उसी माइंडसेट के साथ आप उसको हल नहीं कर सकते। यू नीड टू चेंज योर अप्रोच, यू नीड टू चेंज योर माइंडसेट। और कश्मीर पे भी आप देख लीजिए, कोई डिबेट नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है। जी ऐसे ही बिल्कुल सर। वो तो खैर, वो हम 20-25 मिनट खड़े होकर हमने वो अपना नैरेटिव दे दिया था कश्मीर के लिए। तो शकील साहब, आपके नजदीक इंडिया की डेवलपमेंट, उसकी प्रोग्रेस, या जिस जगह पर आज भारत खड़ा हुआ नजर आता है कि उसको 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 3rd लार्जेस्ट बनने जा रहा है, और दुनिया की जो चंद बड़ी सुपर पावर्स हैं उसमें उस रेस में दाखिल हो चुका है, आपके ख्याल में वो क्या है उनकी स्ट्रेटेजी या पॉलिसी जिस बिना पर वो यहाँ पर पहुंचे हैं? जी मैं देखता हूं इंडियन मिनिस्टर्स के इंटरव्यूज, मैंने कुछ देखे, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि उनका फोकस जो है वो ये है कि आज आज से 10 साल बाद हमने कहाँ होना है, 15 साल बाद हमने कहाँ होना है। और हमारे आप टॉक शोज देख लें, वो एक दूसरे के ऊपर गंद उछाल रहे होते हैं कि इसने ये किया था, मैंने ये किया। किसी का विजन नहीं होता कि 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद पाकिस्तान को कहाँ होना चाहिए, उसकी क्या रुकावटें हैं, किस तरह से हम वहां तक पहुंचेंगे। तो ये एक बड़ा फर्क है। अब उनकी बात ये चल रही है जी 1.5 साल के अंदर अंदर हमने $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है इसको। आज वो 3700 के करीब पहुंच चुके हैं, और हम 6 गुना बड़ा मुल्क है इंडिया आबादी के एतबार से।
और आप देखिए कि उनकी इकोनॉमी ऑलरेडी हमसे 11 गुना या 12 गुना हो चुकी है। तो हमें बिल्कुल उसका फिक्र नहीं है। तो वो जो कहते हैं ना कि बस वो उधार की हम खा रहे हैं और बेफिक्री में जी रहे हैं, तो कोई फिक्र नहीं है हमें। हमारे जो थिंकिंग सेक्शंस हैं वो भी नहीं बोलते कि भाई ये रास्ता जो है तबाही का रास्ता है, इसको हमें चेंज करना चाहिए, वी नीड टू चेंज अवर डायरेक्शन। सो दिस इज हाउ वी आर एक्चुअली। जी, तो आपके ख्याल में अब अगर इलेक्शन होते हैं नेक्स्ट ईयर, फर्ज करें, इस साल तो नहीं नजर आ रही जैसा कि कह भी दिया गया है, तो उन इलेक्शंस के बाद ऐसा मैंडेट हुकूमत में मिल सकेगा, किसी को हुकूमत आ सकेगी जो बाख्तियार होगी और अपनी पॉलिसीज बना सकेगी? और क्या इंडिया के हवाले से पॉलिसीज बनाने में कभी भी कोई हुकूमत बाख्तियार रही है सर, या होगी आगे? माजी में तो मेरे ख्याल नहीं रही, पिछले 50 साल में तो शायद नहीं रहा इस तरह। तो अब फिर ये भी बात है ना कि अगर इख्तियार हो भी तो सोचने की बात है कि वो इनलाइटेंड हैं पॉलिसीज के नहीं हैं, वो कितने एजुकेटेड हैं लोग, उनकी अप्रोच क्या है। अब देखिए बिलावल को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो एक नौजवान है, उसका कोई हिस्टोरिकल इतना बैगेज नहीं है, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया है, लेकिन उसकी भी अप्रोच वही है जो उनके नाना की थी, 1000 साल तक लड़ेंगे। ओ भाई 1000 साल तक क्या पाकिस्तान लड़ने के लिए ही बनाया गया था? कोई हमने डेवलपमेंट नहीं करनी, अवाम की कोई फलाह बहबूद का काम नहीं करना, बस लड़ना ही है। तो कितनी देर लड़ लेंगे और क्या हासिल होगा लड़के? तो बिलावल जैसे जो लोग हैं, अब ये भी मेरे ख्याल में है जरूरी कि जो इनलाइटेंड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, दे शुड एंगेज विद दी सीनियर पॉलिटिशियंस, और उनको एजुकेट करने की जरूरत है अपने हलकों में। जैसे एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, उनके साथ थोड़ा सा एंगेज ऐसा करें कि भाई आपका क्या प्लान है। और ये मेरे ख्याल मुमकिन है। अब जैसे इस्लामाबाद में एक जगह है ब्लैक होल के नाम से, वो बड़ी अच्छी जगह है, बड़ी अच्छी डिस्कशंस होती है वहां पे। जो एमएनए का इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो सेनेटर्स हैं, उनको अगर बुलाएं, उनके साथ एंगेज करें कि भाई फॉरेन पॉलिसी किस तरह होनी चाहिए, इकोनॉमिक पॉलिसी हमारी क्या होनी चाहिए। तो इस तरह से जो सिविल सोसाइटी है वो कुछ ना कुछ रोल अदा कर सकती है। हमें ये अस्यूम नहीं करना चाहिए कि पॉलिटिशियंस के पास इख्तियार नहीं है। अगर उनके पास इख्तियार हो भी तो क्या उनके पास उतनी फहमो फरासत भी है कि नहीं, ये भी एक चीज है। और उनको यह भी खौफ होता है कि यार पता नहीं पब्लिक ओपिनियन में हम जाएंगे तो ये जो चीज है ये कितनी अनपॉपुलर होगी। कुछ मिथ्स भी होती हैं, तो उन मिथ से भी उनको निकालना चाहिए, लोगों को एजुकेट करना चाहिए, ताकि हम किसी बेहतर पॉलिसीज का, किसी बेहतर रास्ते का इंतखाब कर सकें। ठीक है, आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा। आपने बात की कि हो सकता है कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो उनके पास अगर इख्तियार हो भी तो क्या फहमो फरासत भी है, लेकिन ऐसा भी तो है ना शकील साहब कि अभी तक उनके पास जब इख्तियार है ही नहीं तो फहमो फरासत की हम बात ही क्यों कर रहे हैं? पहली बात तो ये है कि कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं, फॉरेन पॉलिसी भी उसमें शामिल है, जिसमें उनका कोई इख्तियार नहीं होता, उनकी कोई से भी नहीं होती, ये भी हम जानते हैं। तो फिर हम उनको ये ब्लेम नहीं कर सकते ना, और वो भी ये कह सकते हैं, वो कहें कि अगर उनके पास इख्तियार हो तो फिर वो सोचेंगे कि भाई चलो इसमें से कैसे निकलना है। नहीं, उसमें आप देखिए ना कि जो मिलिट्री के लोग भी हैं, जब वो इंटरेक्ट करते हैं आपस में, तो हम ये अस्यूम ना करें कि मिलिट्री के लोग बिल्कुल अनरीजनेबल होंगे। तो क्या वो मिलिट्री के लोगों को परसुएड नहीं कर सकते? और मिलिट्री में भी मेरा नहीं ख्याल कि एक मोनोलिथिक थिंकिंग है इस लिहाज से। मेरी एक जानने वाली ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में कोर्स किया पिछले दिनों, तो उनसे मैंने यही पूछा, मैंने कहा जी क्या आपको लगता है कि मिलिट्री ऑफिसर्स, सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है, कुछ फ्रेशनेस है उनकी थिंकिंग में विजा वी इंडिया? तो उसने कहा कि बिल्कुल है, और इख्तलाफ हमें नजर आता है। कुछ ऐसे लोग हैं वो कहते हैं कि इंडिया के साथ हमें सुलह कर लेनी चाहिए, ये जरूरत है हमारी। कुछ हैं कि नहीं, डटे रहो जिस पुराने रास्ते पे आप डटे हुए हो। तो मिलिट्री के अंदर भी इस तरह के इख्तलाफात हो सकते हैं, व्हाई नॉट, यू नो। लेकिन शकील साहब सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन अगर ऐसे इख्तलाफ होते तो हम 4 जंगे ना करते, और अभी तक हम तिजारत भी शुरू नहीं कर सके। अभी तक हमारे, यानी आप देखिए 75 ईयर्स में हमारे इंडिया के साथ जो ताल्लुकात रहे उसमें जो वर्स्ट कंडीशन है वो अभी भी है इस वक्त भी। अगर इख्तलाफ होता कुछ थोड़ा बहुत तो ये तो ना होता। नहीं, अभी आप देखिए ना कि पिछले दौर में जनरल कमर बाजवा ने एक इनिशिएटिव लिया, और वो ये कहते हैं कि मैंने इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मर्जी से लिया, उनको लूप में रखा, और एक अंडरस्टैंडिंग हो गई इंडिया के साथ।
और उससे जो है इमरान खान साहब शाह महमूद कुरैशी के कहने पर उससे बैकआउट कर गए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि नहीं नहीं, अगर हमने ये सब मान लिया तो हमें लोग गद्दार कहेंगे, हमें वोट नहीं मिलेगा और हम इक्तदार से बाहर हो जाएंगे। तो इस तरह की चीज भी पहली दफा हुई और मेरा ख्याल है कि जनरल कमर बाजवा को इसी चीज का एहसास था कि हमारी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई है। और दूसरा फायदा उनको ये था, एडवांटेज जो था वो ये था कि अफ्रीका में ही हैड सर्व्ड विद सम इंडियन जनरल यूएन की फोर्सेस में जब ये थे। तो जब आपका इंटरेक्शन होता है तो बहुत सारी गलतफहमियां दूर होती हैं, आपका जहन खुलता है। तो अदरवाइज वो जैसे किसी ने कहा था ना, डोंट इंट्रोड्यूस मी टू दैट पर्सन बिकॉज आई वांट टू कीप हेटिंग हिम। अगर आप किसी से नफरत करना चाहते हैं तो फिर आप उससे मेलजोल नहीं रखते। मेलजोल अगर आप रखते हैं किसी से तो आपको अंदाजा होता है कि यार दे आर आल्सो ह्यूमंस लाइक अस, तो दे आर नॉट डीमंस। तो ये जो चीज है ना, ये मेरे ख्याल में पहली दफा हुआ कि मिलिट्री लीडरशिप जो थी वो कॉन्सिलिएटरी थी और हमारी सिविल लीडरशिप जो थी वो हार्ड लाइन ली उसने और अपने शॉर्ट टर्म गेन के लिए ली। और मेरा नहीं ख्याल कि उसमें भी कोई उनका फायदा होगा। अगर इमरान खान साहब में सियासी फहम फरासत होती तो वो अपने लोगों को पीएमएलएन के पास और पीपल्स पार्टी के पास भेजते कि भाई ये इनिशिएटिव है, अगर आप सपोर्ट करते हो तो वी विल गो अहेड, अगर आप कल इसको इस पे सियासत करोगे तो हम नहीं करेंगे। तो सारी सियासी जमातों एक्सपोज हो जाती कि कौन अमन के हक में है और कौन अमन के खिलाफ है। ठीक, सही। मैं जनरल कमर जावेद बाजवा की ये जो पॉलिसी थी उससे जो मैं अग्री करती हूँ, वो बिल्कुल ठीक, वो भला काम हो रहा था, जो ताल्लुकात जो बेहतर होने थे। लेकिन बहरहाल उसमें बहुत सारी बातें हम फिर दोबारा कभी इसके ऊपर जरूर डिबेट कर सकते हैं। शकील साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा भी आपसे बात। थैंक यू।